नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आपकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। और एक बार आज फिर से मैं आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की एक कहानी के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूं आपके लिए, क्योंकि लगभग सारी कहानियों की व्याख्या हो चुकी है और कुछ प्रश्न उत्तर बस रह गए हैं कुछ पाठों के। तो मैं सोचती हूँ कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों के लिए वो भी कंप्लीट कर दूँ। तो आज हम लोग एकांकी संचय की एक कहानी सूखी डाली के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, जो कि एकांकी संचय की सहायक पुस्तिका में दिए हुए हैं। ठीक है, पाठ के प्रश्नोत्तर को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले एक पाठ के विषय में बताना चाहती हूँ, जिसमें कि बोर्ड के निर्णय की वजह से थोड़ी सी परिवर्तन हुए हैं। वो कहानी साहित्य सागर की है, जो कि निबंध के रूप में लिखी गई है और उसका नाम है भीड़ में खोया आदमी। उसमें एक प्रश्न अक्सर आता है कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं। अगर हम गणना करने जाएं जितने बच्चों को वहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है, तो उस हिसाब से हम गणना करते हैं तो परिवार के सदस्यों की संख्या सिर्फ 9 आती है। लेकिन पिछले कुछ समय पहले बोर्ड ने उसे 10 भी स्वीकृत किया था। तो जब 10 स्वीकृत किया था, मैंने वीडियो बनाया और उसमें 10 लिखा है, 10 बताया है आपको। लेकिन जैसा कि पिछले साल माना गया है कि नहीं, उस परिवार में सिर्फ 9 लोग हैं और जिस लड़की की शादी हो रही है उस लड़की की गिनती उसमें नहीं है। तो उसके विषय में ये माना गया कि शायद छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी और उन्हीं बच्चों में से एक वो लड़की भी होगी, क्योंकि उस समय में छोटी उम्र में शादी होती थी। तो इस हिसाब से अब परिवार के सदस्यों की संख्या जो कि बोर्ड ने तय की है 9 है। इसीलिए अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भीड़ में खोया आदमी में श्यामला कांत बाबू के परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप उत्तर में 9 लिखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब इस कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी सूखी डाली एकांकी के साथ। इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार के विषय में दिया गया है, जो कि पहले तो आप उपेंद्र नाथ अश्क जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है लेखकों और कहाँ एकांकीकारों के बारे में, इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से कथानक दिया हुआ है, यानी कि कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया गया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और कथानक में बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और मैंने जो इसकी वीडियो पहले बनाई है, बहुत विस्तार में है, 3 वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो के लिंक भी मैं इस प्रश्नोत्तर वाले वीडियो के लिंक के साथ डाल दूंगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने परिवार के सदस्यों की जो गणना है और परिवार के इस बहुत बड़े परिवार में कौन सा सदस्य किस भाग को निभा रहा है, किसको क्या कहकर पुकारा जाता है, ये सब मैंने एक डायग्राम के तौर पर पूरे विस्तार से उसमें समझाया है पहले पार्ट में। तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार आप छोटी भाभी और छोटी बहू में कंफ्यूज हो जाते हैं, या दादाजी के कितने बच्चे हैं, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगा और कहानी भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो परिवार के सदस्यों को लेकर ही है, और वो अक्सर बच्चों में हो जाती है। तो इनको देख लीजिए अच्छे से और कहानी को पढ़ लीजिएगा। कहानी में बहुत कुछ दिख रहा है। उस चैप्टर में मैंने एकांकी के सदस्यों यानी पात्रों के चरित्र चित्रण भी बताए हैं आप लोगों को। जो इसमें दिया हुआ है वो तो दिया ही हुआ है, उसके अलावा भी मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें बताए हुए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल कथानक, सोचिए कथानक कितनी लंबी है, कहानी एकांकी कितनी लंबी होगी। ये आलोचनात्मक अध्ययन, एकांकी का उद्देश्य बताया गया है। तो आप पूरा तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बताया गया है। तो जो अंडरलाइन किया गया है उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा और समझिएगा कि इसी को लिखने में अपने हिसाब से थोड़ा सा हेर फेर करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कहानी का उद्देश्य में बताया गया है कि बड़े परिवार को दर्शाया गया है। इसमें दादाजी ने बहुत सारी बातें समझाई है कि घृणा को घृणा से दूर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। अगर वो खुद को ढाल नहीं पा रही है तो हमें उसके अनुसार ढलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार में संयुक्त रहना समाज को भी संयुक्त रहने में आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से जो देख रहे हैं कि अंडरलाइन किया हुआ है, आप उन लाइनों को ले सकते हैं और फिर एकांकी के
जो उद्देश्य मैंने पहले वीडियो में बताया है वो भी आप लिख सकते हैं। शीर्षक की सार्थकता, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इस शीर्षक की सार्थकता विशेष आप यहाँ वाला जो लाइन है उसको देख सकते हैं। इस आप लिख सकते हैं कि इस कहानी का शीर्षक कहानी के एकांकी के बिल्कुल अंत में बेला के द्वारा कहे गए वाक्य से लिया गया है, जिसमें कि बेला ये जानना चाहती है कि परिवार का एक साथ रहना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या उसमें ये आवश्यक नहीं माना जाता है कि परिवार में जो भी सदस्य रहें वो सुख से रहें। बरगद की डाली का साथ में रहना ज़रूरी है या हरा भरा साथ में रहना ज़रूरी है। अंत में जो ये दादाजी से पूछती है कि क्या सूखी डाली परिवार के साथ रहे, पेड़ के साथ रहे, तो क्या वो परिवार या पेड़ की ताकत को बढ़ाती है, सौंदर्य को बढ़ाती है? नहीं। इसलिए मुझे परिवार में साथ तो रहना है लेकिन मुरझा कर नहीं, खुश होकर रहना है। तो ये बात जो अंत में वो कहती है उसी लाइन से लिया गया है, उसी वाक्य से लिया गया है और ये पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि एक पंक्ति इस पूरे पाठ के सारांश को व्यक्त कर देता है कि परिवार में जो लोग रहते हैं उनका एक दूसरे से कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो अंडरलाइन किए हुए हैं, साथ ही मैंने आपको कुछ बता भी दिए। उसी तरह चरित्र चित्रण, दादाजी के बारे में एक दृढ़ व्यक्तित्व है, जिनकी नैतिकता बहुत बड़ी है, वो शिक्षित लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, वो बड़े उम्र से लोगों को नहीं मानते बल्कि शिक्षा से मानते हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि उनकी उम्र 72 साल के करीब है लेकिन फिर भी वो झुके नहीं हैं। उनका एक पुत्र मारा गया लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पास जो था उसी पे उन्होंने संतोष नहीं किया। उनके जुझारूपन, उनके साहस, उनके परिश्रम को दर्शाते हुए उन्होंने सिर्फ 1 मुरब्बा ज़मीन पर संतोष नहीं किया बल्कि उसे 10 मुरब्बा ज़मीन में परिवर्तित किया। ज़मीन, फार्म, डेयरी और चीनी मिल जैसे अनेक काम शुरू किए, अपने सारे बच्चों को उसमें लगाया। पूरे परिवार को साथ जोड़कर चलना उनके स्वभाव में है, वो उसे परिवार और समाज के लिए सही मानते हैं। उनका मानना है कि बरगद का पेड़ जैसे साथ में रहता है, उसकी हर डालियाँ तो उसके सौंदर्य और उसकी ताकत में वृद्धि होती है, उसी तरह अगर परिवार साथ में रहता है तो परिवार की ताकत में वृद्धि होती है। साथ ही दादाजी मधुर स्वभाव के हैं, बच्चों से भी प्यार करते हैं, वो स्त्रियों का भी सम्मान करते हैं, किसी पर ज़बरदस्ती रौब नहीं जमाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं और कुछ नहीं करूँगा बल्कि मैं परिवार से अलग हो जाऊँगा। उसके बाद वो बेला की मानसिकता को समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि बेला इतने बड़े परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है और अपने परिवार वालों को उसके साथ मिलकर उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बताते हैं, ताकि इससे बेला के व्यवहार में परिवर्तन हो। बेला समझ सके कि परिवार में साथ में कैसे रहना है, कैसे सामंजस्य एक दूसरे के साथ मिलकर बैठाना है। और अंत में बेला भी दादाजी के सूझबूझ और समझदारी की वजह से, उनके योजना की वजह से परिवार के साथ मिलकर रहने को तैयार हो जाती है। और ये आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें दादाजी के बारे में विशेष रूप से दिया हुआ है, तो इनको विशेष रूप से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेला के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। बेला मुख्य पात्रा है इस एकांकी की और वो अपने व्यवहार से पूरे परिवार में हलचल पैदा कर देती है। बेला एक प्रतिष्ठित और सम्मानित कुल की सुशिक्षित लड़की है जिसके पति हैं नायब तहसीलदार परेश और सबसे छोटी बहू है। ये उसका परिचय हो गया। उसके बाद वो उसके परिवार में यानी परेश के परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पाती, क्योंकि वो जिस परिवार से आई है वो छोटा सा परिवार था। वहाँ का रहन सहन, तौर तरीका आदि शहरी था, आधुनिक था, लेकिन परेश का घर जो है गांव का घर है और संयुक्त परिवार है जिसमें सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और वहाँ पर प्राचीन परंपरा के अनुसार ही अभी भी काम होते चले आ रहे हैं, जिसको कि वो स्वीकार नहीं कर पाती है और इस बात को लेकर के घर में तनातनी बन जाती है, क्योंकि वो बात बात में अपने मायके का जिक्र करती है, जो कि उसकी ननद इंदु को भी अच्छा नहीं लगता और बाकी लोग भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर पाते। बेला हाजिर जवाब है, वो कोई भी बात बोलने में संकोच नहीं करती है,
जो उसका मन करता है, जो भी वो महसूस करती है, उस चीज़ को तुरंत बोल देती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी उसमें एक विशेष गुण है कि वो अपने गलतियों को स्वीकार करती है और अंत में ये महसूस करती है कि जिस तरह से पूरा परिवार उसे संबोधित कर रहा है, इंदु उसे जी करके बुलाती है, उसकी सास या उसकी बड़ी जेठानियाँ उसके सामने बैठती तक नहीं, उसे बड़ा कहती है, तो बहुत बुरा महसूस करती है। अपने परिवार में साथ रहते हुए भी सबसे अकेले महसूस करती है। और उसे जब पता चलता है इंदु के द्वारा कि ये सब दादाजी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, तो वो दादाजी से आग्रह करती है और उनसे अपना प्रश्न रखती है कि क्या कि आप ये चाहते हैं कि परिवार के सारे सदस्य एक साथ रहें, जैसे बरगद की डाली साथ रहती है, हरी भरी रहती है, तो उसका ताकत, उसकी सौंदर्य और उसकी छाया बनी रहती है, और आप उसी तरह परिवार को भी साथ में रखना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी बरगद के पेड़ की कोई डाली अगर सूख कर बरगद के पेड़ में लगी हो लेकिन सूख चुकी हो, तो क्या वो सूखी डाली भी बरगद के पेड़ के सौंदर्य को और उसकी ताकत को बढ़ाएगी? लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये प्रश्न दादाजी को एहसास दिला देते हैं कि हाँ, बेला इस बात को समझ चुकी है कि परिवार का महत्व क्या है। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर उदाहरण के तौर पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी बेला का ही परिचय है बच्चों, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि परिचय या उसके चरित्र चित्रण के विषय में भी आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे शॉर्ट में, जो कि वहाँ उतना लंबा था। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखिए उदाहरण में, यहाँ पे प्रश्न सिर्फ इतना है कि वाक्य किसने और किससे कहा, लेकिन उत्तर इतना लिखा हुआ है। वजह कि आप सिर्फ 2 शब्द लिखकर ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। आपको किसने कहा उसका भी थोड़ा परिचय लिखना पड़ता है, किससे कहा उसका भी परिचय लिखना पड़ता है, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताई है। अब यहाँ पे देखिए यह प्रसंग किस समय का है और कौन किसे बता रहा है, उस विषय में भी कितना डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इंदु कौन है, इंदु के विषय में डिटेल में दिया हुआ है कि वक्ता से उसका संबंध क्या है। यहाँ पर इतना लिख करके छोड़ा जा सकता है कि वक्ता उसकी भाभी लगती है, वो घर की सबसे छोटी ननद है, इतना लिख के छोड़ा जा सकता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे डिटेल में लिखा हुआ है कि इंदु कौन है, उसके व्यवहार के साथ, उसके विचारों के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि उत्तर लिखने का तरीका क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। उपर्युक्त वाक्य किसने किससे कहे हैं, संदर्भ सहित लिखिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसने किससे कहा तो ये वाक्य बेला नहीं था अपने ननद इंदु से, लेकिन इस वक्त इंदु अपनी बड़ी भाभी को ये बात बता रही है, तो इसलिए यहाँ पर वक्ता इंदु ही है। लेकिन कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपके मार्क्स किसी भी वजह से काटे ना जा सके, इसलिए आपको ये इसमें मेंशन कर देना चाहिए कि बेला के द्वारा कहे गए वाक्य को इंदु बड़ी बहू से बता रही है। ये आप क्लियर कर देंगे तो यहाँ पर बेला भी हो जाएगा और इंदु भी हो जाएगा। और इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं, संस्कार और भावना में भी है कि भैया के कहे हुए बात को माँ बता रही है उमा से, तो ये चीज़ आप लिखेंगे कि किसकी बात है वो और किसके द्वारा अभी कहा जा रहा है। तो अभी जो कहा जा रहा है जिसके द्वारा वक्ता वही माना जाएगा, लेकिन हाँ आप यहाँ पे उसको लिख देंगे। तो इसका उत्तर मैंने पूरे विस्तार में लिखा हुआ है। दूसरा है वक्ता कौन है, श्रोता पर इस कथन की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो वक्ता इंदु है और इंदु के विषय में देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। इंदु मूलराज की लाडली पोती है, उसने प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है, परिवार में अब तक सबसे अधिक पढ़ी लिखी थी, घर में उसकी खूब चलती थी, सब उसकी बात मानते थे। लेकिन छोटी पुतोह रमेश की पत्नी बेला जो कि ग्रेजुएट है, उसके आ जाने के बाद उसके सम्मान में थोड़ी सी कमी आ गई है और उसके परिवार में भी इस वजह से हलचल मचा हुआ है जो इंदु को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से बेला की किसी भी बात को वो स्वीकार नहीं कर पाती है, बेला के दिखावा को वो पसंद नहीं करती है। और इस कथन को सुनकर बड़ी बहू आश्चर्यचकित रह जाती है कि अभी हाल फिलहाल में विवाह करके आई हुई बेला नई बहू इस तरह की बात भी कर सकती है, परिवार के व्यवस्था और उसके काम करने के ढंग पर भी प्रश्न उठा सकती है। इस बात को सुनकर वो आश्चर्यचकित होती है, कभी क्रोधित भी होती है, कभी चकित भी हो जाती है, ठीक है।
इससे वक्ता के किस स्वभाव का पता चलता है? वक्ता के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख। तो इंदु के बारे में आप उसी उदाहरण वाले उत्तर से लिख सकते हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है, और उसके अलावा लिखेंगे स्वभाव उसका तुनक मिजाजी है और क्रोधी स्वभाव है, वो जल्दी गुस्सा हो जाती है और उसे अपने परिवार से बहुत प्रेम है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई भी उसके परिवार का अपमान करे। इस एकांकी के लेखक का परिचय दीजिए। तो परिचय अभी मैंने आपको दिखाया, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उपर्युक्त वाक्य का प्रसंग लिखिए। यह किस परिस्थिति में कहा गया है? प्रसंग है जब बेला कहती है कि वो फर्नीचर मुझे पसंद नहीं है, उसे निकाल कर बाहर कर दिया जाए, और इसके साथ ही वो उन फर्नीचर को बाहर निकाल कर रख देती है और कहती है कि इन सड़े गले फर्नीचरों पर बैठने से अच्छा है कि नीचे फर्श पर बैठा जाए। और उसी बात पर उसे समझाने के लिए उन फर्नीचरों की अहमियत बताने के लिए परेश उससे उपरोक्त वाक्य कहता है। प्रस्तुत कथन कौन किससे कह रहा है? दादा मूल राज का सबसे छोटा पोता परेश, जो कि अभी नायब तहसीलदार बना है और दादाजी से अपने पत्नी के द्वारा अनर्गल फरमाइशों का जिक्र करने में हिचकिचाता है, जो कि परिवार और अपनी पत्नी के बीच में पिस रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किसका पक्ष लेना चाहिए। अपनी पत्नी बेला से कह रहा है, जिसकी कि अभी शादी हुई है और एक बड़े प्रतिष्ठित घर से नए तरीके के रहन सहन से रहकर आई है, और इस घर के रहन सहन, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के लोग, सबको वो देहाती और गंवार समझती है से कह रहा है। ठीक है, तो आप उनका परिचय देते हुए यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, या क्या कहा गया है, इसका क्या आशय? बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत पहले लिखा गया था ये उत्तर, इसलिए थोड़ा सा हल्का हो चुका है, इसलिए मैं बोलकर आपको उत्तर बता दे रही हूँ और उसी तरह आप उत्तर लिख लीजिएगा। उत्तर है, उपरोक्त कथन परेश ने बेला को उन फर्नीचरों के साथ परिवार के लगाव तथा उनके पुराने समय से चल रही उपयोगिता को बताने के लिए कहा है। परेश इस वाक्य के द्वारा कहना चाहता है कि ये पुराने फर्नीचर हैं जिनका प्रयोग उनके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, और जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी तो तुम्हें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वक्ता का परिचय दीजिए। वक्ता परेश है, जो दादा मूलराज का सबसे छोटा पोता है, छोटी भाभी का पुत्र तथा इंदु का भाई है, जिसकी अभी बेला नाम की एक सुशिक्षित लड़की से शादी हुई है और हाल फिलहाल में वो नायब तहसीलदार के पद पर नौकरी भी करने को गया है। वो परिवार और पत्नी के झगड़े के बीच में फंसा हुआ है। एक आज्ञाकारी पोता और आदर्श बेटा भी है, वो कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं करता है। इस चीज़ को मैंने सिर्फ देख रहे हैं आप कि छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे हुए, तो इन पॉइंट्स को डिटेल में लिखना आपका काम है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बोला, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। उपर्युक्त वाक्य कौन किससे कह रहा है? प्रस्तुत वाक्य किस परिस्थिति में कहा गया है? प्रस्तुत गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है। दादा मूलराज अपने मंझले बेटे करमचंद से कह रहे हैं, आप अपने बुक के पेज नंबर 49 में देख सकते हैं। और ये बात दादाजी ने करमचंद के शिकायत पर कही है कि छोटी बहू को घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, उसके मन में दर्प की मात्रा अधिक बढ़ी हुई है, उसने अभी तक मलमल के थान और रजाई के अबड़े को स्वीकार नहीं किया, वो इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। इन सारी शिकायतों को सुनकर दादाजी उन्हें समझाने के लिए ये बात कहते हैं कि अपना मन बड़ा रखकर उसकी घृणा को प्यार में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को घृणा या क्रोध के बदले में क्रोध देंगे तो वो क्रोध कम नहीं होगा, बल्कि वो और बढ़ जाएगा। उसे खत्म करने के लिए उसके क्रोध या घृणा को प्यार से स्वीकार करना होगा, ताकि धीरे धीरे कम होते होते उसकी घृणा एक दिन खत्म हो जाए और परिवार को स्वीकार कर ले। ठीक है, वक्ता का श्रोता से क्या संबंध है? वक्ता दादा मूलराज हैं, जो कि इस परिवार के मुखिया हैं, एक अनुभवी व्यक्ति हैं तथा बहुत ही समझदार सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और वो ये बात अपने मंझले पुत्र करमचंद से कहते हैं, और जो कि इस परिवार के सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, उनके रहन सहन का ख्याल रखता है, साथ ही उस विषय में अपने पिताजी को अवगत भी कराता है। ठीक है, वक्ता की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षेप वर्णन कीजिए। वक्ता जो है दादाजी हैं, तो उनकी चारित्रिक विशेषताओं को मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है सिर्फ, कि बड़प्पन है उनमें, क्षमा का भाव है,
दृढ़ता, अनुभवी, समझदार, दूरदर्शी, एकता और प्रेम को परिवार और समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। प्रकृति का भी ज्ञान है, तभी वो बरगद के पेड़ के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि जब तक उसमें पत्ते ना हो, डालियां ना हो, तब तक उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई उसको प्रेम नहीं करता। तो उस तरह से परिवार में भी जब तक एकता ना हो, परिवार के सदस्य ना हो, तब तक परिवार का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान को महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि बेला सबसे जानकार है, हम लोगों से उम्र में भले छोटी है लेकिन ज्ञान के मामले में हमसे बड़ी है, इसीलिए हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। तो वो उम्र को या स्त्री पुरुष के भेद को छोड़कर ज्ञान के महत्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है कि क्या कहना चाहते हैं वो, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ये पूरा डिटेल में मैंने लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और ये प्रश्न है, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। ये पूरी लाइन में आप लिखेंगे। दादाजी पूरे परिवार से ये बात कह रहे हैं। यह वाक्य कब और किसके लिए कहा गया है, तो उत्तर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है, शांति बनी रहे। उसके बाद का प्रश्न है, वक्ता ने जिसके विषय में यह वाक्य कहा है उसका वाक्य से क्या संबंध है, तो यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है कि वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है उस घर में। प्रस्तुत कथन से वक्ता के किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है, फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट में लिया है और आपको इसको डिटेल में लिखना है कि वे एक अनुभवी व्यक्ति हैं, शिक्षा के प्रति उनका झुकाव है यानी सम्मान है, घमंड उनके पास नहीं है, छोटों से भी सीखने को तत्पर रहते हैं और अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए वो सबसे मिलकर बात करते हैं, उन पर दबाव नहीं डालते हैं बल्कि उनको सलाह देते हैं। ठीक है। इस एकांकी के शीर्षक की सार्थकता के बारे में लिखिए। इस विषय में हमने चर्चा कर लिया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखिए, मैंने लिखा है, यहाँ पे सदस्य लिखा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेला के जो आखिरी वाक्य हैं कि क्या परिवार में सूखी डाली बनकर रहना आपको स्वीकार है, इस बात से वो ये जता देती है कि परिवार में साथ रहना जिस प्रकार से सही है, ज़रूरी है, उसी प्रकार परिवार में प्रसन्न रहकर एक दूसरे का साथ निभाना भी ज़रूरी है, जैसे कि पेड़ की डालियाँ एक दूसरे का साथ निभाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरी आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ साथ फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसाए। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। उपर्युक्त वाक्य किसने किससे किस संदर्भ में कहे हैं, तो इसका उत्तर मैंने पूरा यहाँ तक लिखा है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सब डालियाँ साथ साथ फलने फूलने से क्या आशय है, डालियाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि सब डालियाँ साथ में फलने फूलने से आशय है परिवार के सदस्यों का साथ में खुश रहना, मिलकर उन्नति करना, आगे बढ़ना, एक दूसरे की सहायता करना। और डालियाँ शब्द यहाँ पर परिवार के सदस्यों के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि दादाजी अपने परिवार को विशाल बरगद के पेड़ के समान समझते हैं और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि जैसे बरगद के पेड़ की डालियाँ बरगद के उन्नति में, उसके ताकत में, उसकी छाया में बढ़ोतरी करती है, उसी तरह परिवार के सदस्य जो है परिवार की उन्नति, उसके प्रेम, उसके सम्मान, उसकी खुशी और उसकी ताकत में भी बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है। इतना पूरा लिखिएगा, परिवार के सदस्यों से क्यों उन्होंने संबोधित किया है ये बताना ज़रूरी है। ठीक है। यह किसकी आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ साथ फले फूले और क्यों, इस एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोगों को जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दादा की लिखा है, तो दादा की आप नहीं लिखेंगे, आप पूरे लाइन में लिखेंगे कि ये दादाजी की आकांक्षा है, दादा मूलराज की आकांक्षा है, क्योंकि उनका विचार है कि पेड़ से डाली अर्थात परिवार के सदस्य अलग होकर सूख जाते हैं, मतलब दुखी रहते हैं, तरक्की नहीं कर पाते, उनकी उन्नति रुक जाती है और वो प्रसन्न भी नहीं रहते। उसके बाद जो ये प्रश्न है कि इस एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो ये देखिए पॉइंट्स में मैंने लिखे हैं कि इस एकांकी से हमें एकता, एक दूसरे का सम्मान करना, क्षमा, घृणा को प्यार से समाप्त करना, साथ में तरक्की करना, शिक्षा को महत्व देना, एक मजबूत परिवार ही एक सही समाज का निर्माण कर सकता है, आदि शिक्षा प्राप्त होती है। इसको आप डिटेल में लिखेंगे, मेरी तरफ पॉइंट में नहीं लिखेंगे।
विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना से कौन सिंहर उठता है? विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना से दादा मूलराज सिंहर उठते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार को संयुक्त रूप में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि परिवार का कोई भी सदस्य परिवार से अलग होकर दुखी रह जाए, उसकी उन्नति, उसकी तरक्की बाधित हो जाए। अगला प्रश्न है, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक कहीं नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। प्रस्तुत वाक्य कौन किससे कह रहा है? संदर्भ सहित लिखिए। छोटी भाभी छोटी बहू बेला से ये बात कह रही है जब दादाजी पूरे परिवार को समझाते हैं और चेतावनी भी देते हैं। उसके बाद ये पूरा उत्तर मैंने लिखा है। बेटी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वक्ता का कथित बेटी से क्या संबंध है? बेटी शब्द का प्रयोग छोटी बहू बेला के लिए हुआ है, जो कि परेश की पत्नी है और एक प्रतिष्ठित सुशिक्षित घर से आई है, लेकिन उसके आने के बाद उसके व्यवहार की वजह से घर में हलचल मच चुकी है और उसी को मनाने की कोशिश में यह बात बेला की सास छोटी भाभी कह रही हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता श्रोता से समझौता करने को तैयार है, उसके स्वभाव में इस परिवर्तन का क्या कारण है? देखिए बच्चों, उत्तर तो यही होगा, लेकिन जब आप अपने वर्कबुक तैयार करने लगें तो उसमें प्लीज़ सेम मत लिख दीजिएगा। ये मत लिख दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे होगा। आपको यहाँ पे उसको अलग शब्दों में लिखना है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि वक्ता छोटी भाभी श्रोता छोटी बहू से समझौता करने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि अभी दादाजी ने उन लोगों को समझाया भी था और साथ ही चेतावनी भी दी थी कि बेला के साथ सब लोग सम्मान से पेश आएं, उसको वैसा महसूस करवाएं जैसे वो अपने घर में महसूस करती थी। वो नहीं चाहते कि बेला के मन में किसी प्रकार की घृणा या खटास रह जाए, इसलिए और साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर बेला को अलग होना ही पड़ा तो उससे पहले वो इस परिवार को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, वक्ता के विषय में आप क्या जानते हैं? एकांकी के आधार पर वक्ता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये मैंने पूरा उत्तर लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? कांटों में घसीटने का तात्पर्य कष्ट में डालना है। कांटों में घसीटने की बात वक्ता के मन में क्यों आती है? वक्ता ऐसा इसलिए कहती है, वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि कुछ समय से वो देख रही है कि सब लोग उसका हद से ज़्यादा सम्मान करते हैं, उसके आसपास कोई बैठता नहीं है, सब उससे बड़ों की तरह व्यवहार करते हैं, चाहे वो बड़ा हो घर का या छोटा। ये सब अभी कुछ समय से तो हो ही रहा था, लेकिन अभी अभी बड़ी बहू और मंजली भाभी वहाँ पर आती हैं उससे बात करने के लिए। उससे बड़े होते हुए भी उससे ये कहती है कि हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी, और उसके सामने बैठती नहीं, उसको ज़्यादा सम्मान देती है, जो कि बेला को अपने परायेपन का एहसास दिलाता है, इसलिए वो ऐसा सोचती है। ठीक है। इस कथन के आधार पर वक्ता की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। वक्ता बहुत ज़्यादा व्याकुल है, परेशान है, परायेपन के एहसास में घिरी हुई है, दुखी है और उस घर में अपने आप को अवांछित महसूस कर रही है। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में लिख लेंगे। प्रस्तुत कथन कौन किससे किन परिस्थितियों में कह रहा है? प्रस्तुत कथन बेला बड़ी बहू से कह रही है क्योंकि बड़ी बहू और मंजली भाभी अभी अभी उसके सामने आई हैं और जब बेला उनसे बैठने के लिए कहती है, मंजली भाभी उससे कहती है कि हम तुम्हारा हर्ज नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी बहू उसे कहती है कि हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। ये बात सुनकर उसे बुरा लगता है क्योंकि बड़ी बहू और मंजली भाभी दोनों उनसे बड़ी है और फिर भी उसे बड़ों के जैसा सम्मान दे रही है, उसे परायों के जैसा महसूस करवा रही है। ये चीज़ उसे दुखी करता है, बुरा लगता है उसे, और इसलिए वो ऐसा कहती है। बड़ी बहू ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो वक्ता के मन में चुभ गई? तो यही वाली लाइन लिखेंगे आप लोग। वो कहती हैं कि हम आपसे वर्ग में और बुद्धि में भी छोटी हैं, जो यही बात वक्ता के मन को चुभ गई क्योंकि बड़ी बहू उससे बड़ी है, लेकिन वो ऐसा जता रही है जैसे कि बेला ही सबसे बड़ी हो और उसे ज़रा सा कुछ कह देने से बेला दुखी हो जाएगी या बेला उन लोगों को सज़ा दे देगी। इस तरह का व्यवहार बेला को परायेपन का एहसास दिला रहा है और उस परिवार में अवांछित होने का एहसास दिला रहा है, इसलिए उसके मन में ये बात चुभ जाती है। अगला प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। उपर्युक्त वाक्य कौन किससे कह रहा है? उपर्युक्त वाक्य छोटी बहू बेला अपने पति परेश से कह रही है। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि वक्ता अपने आप को अपरिचितों के बीच समझने लगी है और क्यों?
वक्ता अपने आप को अपरिचितों के बीच इसलिए समझने लगी है क्योंकि अभी जितने भी लोग परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब उसे हद से ज़्यादा सम्मान देते हैं, उसके साथ औपचारिक व्यवहार करते हैं, उसके सामने कोई बैठता नहीं, कोई उससे हंसकर बात नहीं करता, कोई उसकी बात सुनता नहीं, उसके समय का ख्याल रखता है, उसे कोई काम नहीं करने देता है जो कि उसे तकलीफ पहुंचाती है। और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देता, सब मेरा सम्मान ज़्यादा करती हैं, जैसे मैं ही बड़ी हूँ। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। उसके बाद है कौन आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नई बहू बेला और उसके ससुराल के सदस्य, उसकी सास एवं उसका पूरा परिवार दोनों एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। बेला उनसे सम्मान चाहती है लेकिन अपनापन के साथ चाहती है। बेला उनको ये एहसास दिलाना चाहती है कि कार्य किस तरह होने चाहिए, प्रतिष्ठित आगे कैसे बढ़ना चाहिए, पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए, सम्मान एक दूसरे को कैसे देना चाहिए। लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य जो अभी तक जिस प्रकार से रहते आए हैं अपने उस व्यवहार को बदलना नहीं चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बेला अपने परिवार के प्रतिष्ठा और धन का रौब उन पर जमा रही है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। वक्ता दुखी क्यों है और कहाँ जाने की इच्छा प्रकट करती है। वक्ता दुखी क्यों है ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया। वक्ता बेला अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट करती है, वो कहती है कि मुझे वहाँ भेज दो क्योंकि यहाँ पर कोई भी मुझे प्रेम नहीं करता, कोई भी मुझे अपनाता नहीं, सब मुझसे यहाँ पे औपचारिक व्यवहार करते हैं, मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ और सब मुझे ऐसा महसूस करवाते हैं कि जैसे मैं इस घर की कोई हूँ ही नहीं, इसलिए वो मायके जाना चाहती है। वक्ता के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी है, हमने बहुत कुछ लिखा है, बताया है बेला के बारे में, लेकिन इस पंक्ति के आधार पर हम लिखेंगे कि वो घमंडी नहीं है बल्कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो अपने परिवार के साथ किस तरह से व्यवहार करे, क्योंकि उसका रहन सहन पहले से अलग था और अब यहाँ पर अचानक से आने के बाद वो एक संयुक्त परिवार में थी और इस जगह पे वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी, इसलिए उसके व्यवहार की अकड़ जो थी यहाँ पे लोगों को घमंड जैसा महसूस हो रहा था। और बेला अपनी गलती को भी स्वीकार करती है। बेला पढ़ी लिखी सुशिक्षित लड़की है। बेला सबसे सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने पे वो क्रोधित भी हो जाती है और दुखी भी हो जाती है, ठीक है। किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। उन्होंने यहाँ पे दादा मूलराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। वक्ता उनके पोते परेश की पत्नी है और दादा मूलराज परिवार को एक साथ जोड़कर रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को समझाया है कि वो बेला का सम्मान करे, उससे कोई काम न ले और उसके साथ वैसे ही व्यवहार करे जैसे उसके मायके में होता था। ये बात बेला को पसंद नहीं आती है क्योंकि इससे उसे परायेपन का एहसास होता है। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि वक्ता परेशान हो रही है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप लोग पेज नंबर 54 में देखें। देखिए यहाँ पर दादाजी ने जो कहा है कि वो अभी तक जिस जगह में रही थी वहाँ पर सब उसका सम्मान कर रहा था, सब उसको समझता था, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता था, किसी से दबने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब उसका सम्मान करें क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, पढ़ी लिखी है, हमसे उम्र में छोटी सही लेकिन अक्ल में हम सबसे बड़ी है, इसलिए उससे उसकी योग्यता का लाभ उठाए, उसका सत्कार करे, उसे पढ़ने लिखने का अधिक समय दे, उससे कोई काम ना करवाए आदि बात दादाजी ने कही थी। और इसी वजह से जब उनके कहे अनुसार पूरा परिवार व्यवहार करने लगता है, उसे ज़्यादा सम्मान देने लगता है, तो वो परेशान हो उठती है क्योंकि अचानक से उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया है। साथ ही वो इतनी ज़्यादा औपचारिकता बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ऐसी कौन सी शिकायत थी जो वक्ता ने नहीं की थी। वक्ता ने कभी भी दादाजी से ये शिकायत नहीं की थी कि यहाँ पे मेरा सम्मान नहीं किया जाता है, सब लोग मेरा सम्मान करें, सब लोग मुझे बड़ा समझे और सब लोग मेरे आगे पीछे डोले, मुझे कोई काम ना करने दिया जाए। ऐसी कोई शिकायत वक्ता बेला ने नहीं की थी। किसके बीच वार्तालाप चल रहा है, दोनों का आपस में क्या संबंध है, इस विषय में हमने पहले भी डिस्कस किए। वार्तालाप घर की नई बहू बेला और उसकी ननद इंदू के बीच में चल रहा है। अगला प्रश्न है
पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए। इस लाइन को मैंने आपको कई बार समझा दिया है वीडियो बनाते समय, फिर भी आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई कि वक्ता रूंधे हुए कंठ से यह वाक्य कहती है। परिवार के सभी सदस्य उससे हद से ज़्यादा औपचारिक व्यवहार करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देते हैं, बड़े होते हुए भी उसको बड़ों के तरह मान देते हैं। उसके साथ कोई बैठता नहीं, कोई उससे बात नहीं करता, कोई काम नहीं कहता, जो कि उसे परायेपन का एहसास कराता है। और ये परायापन का एहसास जो है उसे उस परिवार के साथ रहने में कष्टप्रद लग रहा है और इसलिए वो दुखी होकर ये बात कहती है। वक्ता की भावुकता का क्या कारण है, वह यह वाक्य किससे कह रही है। भावुकता का कारण अभी मैंने बताया है। वह यह वाक्य दादा मूलराज से कहती है, क्योंकि दादा मूलराज ही उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और जिनके द्वारा उस परिवार को संचालित किया जाता है, तथा दादा मूलराज के कहने पर ही वो पूरा परिवार उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, इसलिए वो दादा मूलराज से ये बात कहना चाहती है। अगला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता का आपस में क्या संबंध है। वक्ता श्रोता दादा मूलराज के सबसे छोटे पोते परेश की पत्नी है। श्रोता किस प्रकार वक्ता के हृदय में अपना स्थान बनाने में सफल हुआ। श्रोता जानते थे कि बेला जो है वो उस परिवार को स्वीकार नहीं कर पाई है, बेला का उस परिवार के प्रति प्रेम अभी तक नहीं जाग पाया है, सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, इसलिए श्रोता ने घृणा के बदले घृणा ना देकर उसे प्रेम दिया, साथ ही उसे बहुत ज़्यादा सम्मान और ये एहसास भी दिलाया कि वो उस परिवार के लिए विशिष्ट है, ना कि एक सामान्य या गौण व्यक्ति है। उनका मानना है कि घृणा को प्रेम से ही जीता जा सकता है। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि बड़प्पन दिखाने की नहीं बल्कि मानने की चीज़ है और वो अपना बड़प्पन दिखाते हैं और श्रोता की हर कमी, हर गलती को, हर दुर्भावना को स्वीकार करते हुए स्वयं के साथ साथ अपने पूरे परिवार से उसे प्रेम और सम्मान दिलवाते हैं, जिसको देख करके वक्ता अर्थात बेला को ये एहसास होता है कि वो उस परिवार में सम्मान की अधिकारी या अधिकारी नहीं है और ना ही उसे इसकी कोई चाहत है। वो उस परिवार में अपनापन चाहती है, उस परिवार के साथ मिलकर जीना चाहती है और उसके बाद ही वो श्रोता अर्थात दादाजी और उसके पूरे परिवार को दिल से अपना पाती है, स्वीकार कर पाती है। उपर्युक्त वाक्य का आशय क्या है। उपर्युक्त वाक्य बेला ने एकांकी के आखिरी में कहा है, जब वो बहुत दुखी होती है इस बात से कि परिवार के सभी सदस्य उसके साथ इस तरह से बदला हुआ व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उसे इस क्यों का उत्तर इस रूप में मिलता है कि दादाजी ने सबसे कहा है ऐसा करने के लिए। तो इस वाक्य के द्वारा बेला दादाजी को ये बताना चाहती कि दादाजी आप पेड़ की डाली का टूट कर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे पेड़ से लगी लगी वो डाली सूख कर मुरझा जाए। बिल्कुल क्या आप ऐसा चाहेंगे कि मैं परिवार से अलग तो ना हूँ, लेकिन परिवार में साथ में रहते हुए भी हमेशा दुखी और सबसे अलग होकर रहूँ। ये बात जैसे ही वो कहती है, दादाजी प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि बेला ने अपने परिवार को स्वीकार कर लिया है, परिवार में पेड़ की डाली की तरह मिलकर रहने को तैयार हो गई है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने इस कहानी के सारे प्रश्नोत्तर आप लोगों को बता दिए हैं। बहुत सारे लिखे हुए हैं, बहुत सारे नहीं लिखे हुए हैं। आप इस परिस्थिति को समझेंगे और पूरे विस्तार से प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ, आगे बढ़ और जल्दी ही हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। और उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, देखेंगे और अपना प्यार भी देंगे। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।